नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो मेरा एपिसोड है, एपिसोड नंबर 189 है। क्या है दोस्तों? 189 है। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभदायक होगा जो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपी पुलिस का एग्जाम देने गए हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम देने गए हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एएलपी का और एनटीपीसी का। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह सेशन रामबाण साबित होने वाला है। कहीं ना कहीं इस सेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके परीक्षा में निश्चित टकराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का सेशन शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं, एक मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों। क्या है मोटिवेशनल लाइन? कि अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। तो जीतने वाला, अगर सामने वाला जीता भी हुआ है दोस्तों, तो वो अपना खुशी क्या करता है? खो देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि रोज पूछा जाता है उसी प्रकार से हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिहार। अभी बिहार के गर्दनीबाग में पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर, यानी आज का सेशन जो ओरिजिनल सेशन है, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेशन की शुरुआत एक दिवस से होती है और दिवस में मेरा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बादाम दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? हैप्पी नेशनल एलमंड डे कब मनाते हैं दोस्तों? 16 फरवरी, 15 फरवरी की, 14 फरवरी की, 13 फरवरी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बादाम यानी बादाम के महत्व को बताने के लिए, लोगों में बादाम के प्रति जो बादाम से फायदा होता है उनको बताने के लिए हर एक साल हम लोग 16 फरवरी को, कब दोस्तों? 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा मानना जाता है दोस्तों कि बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, और हम कहते हैं कि किसी इंसान को अगर ठोकर लग जाए तो उसकी बुद्धि स्वयं खुल जाती है, उसकी बुद्धि स्वयं बढ़ जाती है। अगर ऐसा रहता बादाम खाने से बुद्धि बढ़ता, तो जितने भी बड़े बड़े घरों के लड़के हैं आज उनका बुद्धि विकसित हो गया रहता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी इंसान को अगर ठोकर लग जाए तो उसकी बुद्धि निश्चित ही खुल जाती है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 16 फरवरी। कल दोस्तों दिवस के दरमियान हमसे टंग मिस्टेक हुआ था। 12 फरवरी को, जो वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा, 12 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वह सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने बोल दिया था कि सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी, जो कि बिल्कुल गलत है। वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्या थी दोस्तों? पहली महिला राज्यपाल थी। पहली राज्यपाल थी कौन? सरोजिनी नायडू, जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बिहार से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका बिहार, एक मिनट, बिहार से संबंधित है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, किस वर्ष दोस्तों? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग में कुल बजट का कितना % खर्च करेगी? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, यानी अभी 13 फरवरी को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, ये आपको दिख रहे हैं दोस्तों, यही कौन है? बिहार के वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी। इनके द्वारा बिहार विधानसभा में इस साल का बिहार का सबसे बड़ा, माफ कीजिएगा, इतिहास में बिहार का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। किनके द्वारा? सम्राट चौधरी द्वारा। यह अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है दोस्तों, उप मुख्यमंत्री भी हैं। इनके द्वारा बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। तो शिक्षा के लिए बिहार में 22%,
कितना दोस्तों, कुल 22% शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा अब की बार दोस्तों। अभी जान लेते हैं एनडीए का जो अभी गठबंधन हुआ है जदयू के साथ बीजेपी का, तो उसमें शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, तो विजय कुमार चौधरी है। अभी वर्तमान में क्या है दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा मंत्री आपके यही विजय कुमार चौधरी है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन स्क्रॉल होते हुए नजर आ रहा होगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्या है दोस्तों क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे अमीर जिला कौन है। तो दोस्तों अभी एक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ जनगणना में, उसी के दरमियान सारी चीज़ों का सर्वेक्षण हुआ, उसमें बिहार का सबसे अमीर जिला क्या पटना है, बेगूसराय है कि शिवहर है कि पूर्वी चंपारण है। तो दोस्तों इसमें बिहार का सबसे अमीर जिला आपका पटना है। कौन है दोस्तों, बिहार का सबसे अमीर जिला कौन है दोस्तों, बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है। अब जानते हैं कि टॉप 3 अमीर जिला में कौन कौन सा आता है। तो सबसे अमीर जिला में सबसे अमीर जिला में कौन कौन से अमीर जिला कौन कौन सा है दोस्तों, पटना है, बेगूसराय है और मुंगेर है। और कौन दोस्तों है दोस्तों, मुंगेर है। अमीर जिला में कौन कौन सा है, पटना है, बेगूसराय है और मुंगेर है। और गरीब जिला में शिवहर है, गरीब में शिवहर है, सीतामढ़ी है और अररिया है। गरीब जिला में कौन कौन है दोस्तों, शिवहर है, सीतामढ़ी है, अररिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शुभलाम योजना किनके द्वारा लॉन्च हुआ है। हाल ही में शुभलाम योजना किनके द्वारा लॉन्च हुआ है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पशुपति कुमार पारस कि द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों हाल ही में शुभलाम योजना अभी भारत के खाद्य मंत्री हैं, खाद्य उद्योग मंत्री है पशुपति पारस कुमार। कौन है दोस्तों, पशुपति कुमार पारस, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में शुभलाम योजना की शुरुआत की गई है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोस्तों कि पशुपति कुमार पारस यह बिहार से आते हैं, और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीत कर जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के यह सांसद है वर्तमान में, और यह खाद्य उपभोक्ता मामले के भी मंत्री है जिन्हें शुभलाम योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह बिहार से बिलोंग करते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए करोड़ का बजट पेश किया। हाल ही में दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री है और वर्तमान में वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी के द्वारा 2024-25 के लिए कितने रुपए बजट पेश किया गया है। 2,18,303 करोड़ कि 2,61,885 कि 2,37,691 कि 2,78,425 करोड़। तो दोस्तों अब तक के यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट हुआ है। इस साल जो बजट पेश किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा, वह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, बजट है। तो अब की बार का जो बजट है 2,78,425 करोड़ रुपया, 2,78,425 करोड़ रुपया यह 2024-25 का बजट है। अब जानते हैं 2023-24 का बजट कितना था, तो 2,61,885 यह 2023-24 का यह बजट है, जो कि दोस्तों कितना है देखते हैं। यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का जो बजट पेश हुआ है दोस्तों, वह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा
एक मिनट दोस्तों स्क्रॉल कर देंगे। यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, अभी यह क्या बन गए हैं, तो शिक्षा मंत्री बन गए। विजय कुमार चौधरी ने 2,61,850 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बात का बजट, माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ टाइपिंग में गलत हो गया, इस बार होगा। इस बार का बजट का कार्य पिछले बार के बजट की तुलना में 16,540 करोड़ रुपए अधिक है। कितना अधिक है, 16,540 करोड़ रुपए क्या है, अधिक है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है, जो 2023-24 का बजट था दोस्तों, 2023-24 का बजट था, यह 2,61,850 करोड़ रुपया था। कितना, 2,61,850। यहाँ प्रिंटिंग में दोस्तों 85 हो गया है, टाइपिंग में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग धैर्य से इसको सुनिएगा, समझिएगा। बिहार के कई बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। तो सही सी बात है दोस्तों, बिहार के लगभग अधिकांश शहरों में ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए प्रशासन ने कौन सी पहल शुरू की है, तो इससे निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा कौन सा पहल शुरू किया गया है, तो इससे निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा दोस्तों 3E पहल, क्या दोस्तों, 3E पहल। दोस्तों उत्तर बिहार के अधिकांश शहर, मोतिहारी ले लीजिए, बेतिया ले लीजिए, पूर्वी मुजफ्फरपुर ले लीजिए, सीतामढ़ी ले लीजिए, इन सभी, पटना ले लीजिए उधर दक्षिण बिहार में, इन सभी जिलों में एक आम समस्या बनते जा रही है। आए दिनों जाम लगे रहे हैं और जाम के चलते लाखों का नुकसान होता है दोस्तों। चूँकि जाम लगेगा तो निश्चित है कि बहुत सारी गाड़ियाँ स्टार्ट रहता है, जिससे धुआं होगा, धुआं निकलेगा, डीजल जलेगा, तो कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति तो होती है, सब लोग की क्षतिपूर्ति। तो इससे निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा एक 3E पहल शुरू की गई है। अब जानते हैं ट्रैफिक के 3E, क्या जानते हैं दोस्तों, ट्रैफिक के 3E पहल क्या है। पहला ई का अर्थ होता है दोस्तों ट्रैफिक की इंजीनियरिंग। क्या होता है, ट्रैफिक की इंजीनियरिंग। इसमें जो भी ट्रैफिक हवलदार होंगे वे सशक्त होंगे, माने पूरा अनुभव होगा, जानकारी से लेस होंगे। दूसरा ई का अर्थ होता है ट्रैफिक का एजुकेशन। इस पर आपको ट्रैफिक का वेल एजुकेशन होना चाहिए कि आपको किस लेन में जाना है, किस लेन में पार करना है, रेड सिग्नल है तो क्या करना होगा, ग्रीन सिग्नल है तो क्या करना होगा, येलो सिग्नल है तो क्या करना है, नो एंट्री में क्या करना होगा, वन वे क्या होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इसमें आपको रखनी होगी। ओवरटेक नहीं करना होगा। तीसरा है दोस्तों एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट वो होता है दोस्तों कि ये सड़क है, सड़क के किनारे जो भी ये दुकानदार होते हैं दोस्तों, ये छोटा छोटा जो भी दुकानदार होते हैं, ये भी अपने सामान को सड़क पर इस प्रकार से अतिक्रमण कर लेते हैं। अपने दुकान के अलावा दुकान से बाहर भी आप बाज़ार में घूमते होइएगा तो वो छान लेते हैं, या यहाँ पे बाइक लगा देंगे, गाड़ी लगा देंगे, या तो उनका गाड़ी होगा या कस्टमर का। ठीक उसी प्रकार इधर से जो भी दुकानदार हैं वो भी क्या करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अपना अतिक्रमण कर लेते हैं। तो अगर यह सड़क 20 फीट की है दोस्तों, सड़क 20 फीट की है, अगर इधर से 4 फीट कैप्चर हो गया है और इधर से 4 फीट कैप्चर हो गया है, तो सड़क की लंबाई क्या हो गई, 12 फीट हो गई, और यह जाम की समस्या काफ़ी उत्पन्न कर देती है। तो इससे निपटने के लिए भी प्रशासन अब यह तीसरा रखा है, तीसरा ही एनफोर्समेंट, इससे निपटा जाएगा। ठेला वाले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सड़क को अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे बड़ी सड़क भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और आए दिनों हम लोग को जाम की समस्या देखने को मिलती है। तो यह प्रशासन के द्वारा अब इस पर पहल किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरा, बिहार से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, एक झलक में विदिन 1 मिनट में हम लोग देखने का काम करेंगे। क्योंकि ये रोज़ आपके सामने रिवीजन होता है, रोज़ आपके सामने इसमें कुछ ना कुछ वन लाइनर ऐड होगा और आपको देखते चलना है। पहला है, देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनीबाग में बनाया गया है, जिस पर आज क्वेश्चन भी पूछा गया है। COP 2028 के नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। बिहार में 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा दोस्तों, यह मार्च में होने वाला है।
चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए, किसके लिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। बिहार के गोपालगंज जिले में अभी 11वां थावे फेस्टिवल यानी थावे महोत्सव का आयोजन किया गया था। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेनका दास दोस्तों, यह बिहार की पहली ट्रांसजेंडर है जिनको 2023 में बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया गया था, जो कि बिहार की पहली क्या है, ट्रांसजेंडर महिला थी। जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष एसके सिंघल को नियुक्त किया है। पीके शाही जनवरी 2023 में बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जो बिहार सरकार के अटॉर्नी जनरल है। बिहार सरकार के ये वकील है कौन दोस्तों, पीके शाही है। मेनका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनकर भारत में इतिहास दर्ज कर चुकी है। कौन दोस्तों, मेनका दास यह ट्रांसजेंडर महिला है जिन्हें वर्ष 2023 में बिहार का राज्य का स्टेट आइकॉन भी बनाया गया था। इसके साथ साथ ही मेनका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनकर भारत में अपना इतिहास नाम दर्ज करा चुकी है। अगला है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में नंद किशोर यादव जी को, किसे दोस्तों, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में नंद किशोर यादव जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वीर लचिन बरफुकन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो दोस्तों यह असम में, असम के स्वतंत्रता सेनानी थे वीर लाचिन बरफुकन, यही है दोस्तों वीर लाचिन बरफुकन। इनका 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम में किया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वह असम राज्य से दोस्तों, असम राज्य से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको आप नोट करते चलिएगा। यही फायदा होगा दोस्तों, यही हमारे सेशन का यही फायदा है कि असम राज्य से कोई क्वेश्चन आया तो असम में विगत 6 साल भर में जो भी करंट से घटनाएं हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, उन सभी को मैंने यहाँ पे रख दिया है। हो सके अगर रोज असम से अगर 5 दिन आएगा तो 5 दिन इसमें आपको ऐड कर करके मिलेगा। ये सब के अलावा भी कुछ सवाल आपको ऐड होते जाएंगे जो आपके रिवीजन के तौर पर काफ़ी फायदेमंद होंगे। और असम से इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा होगा उसके लिए असम के में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किए। कौन दोस्तों, असम सरकार, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा है। असम राज्य ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। असम राज्य ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का क्या किया दोस्तों, अनावरण किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। किसके लिए दोस्तों, अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया है दोस्तों। गुवाहाटी के कितने 7 धार्मिक स्थल जल मार्ग से जुड़ेंगे, यानी गुवाहाटी के जितने 7 धार्मिक स्थल है वो किस से जुड़ेंगे दोस्तों, जल मार्ग से जुड़ेंगे। भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। असम में दोस्तों जब फ्लड आया था, बाढ़ आया था, तो उस समय भारतीय सेना का गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास शुरू किया था दोस्तों। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एक मिनट दोस्तों, सब चीज़ टेक्निकल इतना दिक्कत कर देता है। हाल ही में पढ़ाने में तो मज़ा आ रहा है दोस्तों, लेकिन कभी कभी जब फंस जा रहा है ना, क्योंकि अभी हम लोग CPU लगाए नहीं है, जब CPU लग जाएगा तो और फास्ट काम करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? तो दोस्तों अभी IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब जर्मनी ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है दोस्तों? जर्मनी ने हासिल किया है। अब जानते हैं दोस्तों
कि इस सबसे पहले यानी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश है, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश आपको यूएसए है। कौन है दोस्तों, यूएसए है। 2 नंबर पर चाइना आता है, चमगादड़ चीन नीली नीली आंखों वाली। और 3 नंबर पर पहले जापान था दोस्तों। कौन था, 3 नंबर पर आपका जापान था, लेकिन अब जापान नहीं रहा, यानी अर्थव्यवस्था में नहीं रहा दोस्तों। तो अब जापान के बदले में कौन आ गया है, तो जर्मनी आ गया है। कौन आ गया है दोस्तों, जर्मनी आ गया है। तो अब हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है, जर्मनी बन गया है दोस्तों। अब दोस्तों अब जानते हैं IMF क्या दोस्तों, IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड। क्या दोस्तों, इंटरनेशनल मनी फंड और वर्ल्ड बैंक। क्या दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, इस दोनों को जुड़वा वाहन कहा जाता है। इंटरनेशनल मनी बैंक और वर्ल्ड बैंक, इस दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा वाहन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स USA में हुई थी दोस्तों। इसी के रिपोर्ट में यह पता चला कि जर्मनी दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। अब देखते हैं दोस्तों शेयर मार्केट में भारत की रैंक क्या है। तो शेयर मार्केट में भारत की रैंक दोस्तों चौथा रैंक पर है। विश्व का काला प्रदेश, विश्व का दोस्तों यहाँ काला होगा, काला प्रदेश किसे कहा जाता है, तो जर्मनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें दोस्तों चौथा रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितने हैं, तो चौथा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ UPI, क्या दोस्तों, UPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों अभी भारत नेपाल के साथ, किसके साथ, नेपाल के साथ मिलकर UPI जोड़ने के लिए क्या किया है, समझौता किया है। दोस्तों ये मैप दिख रहा है आपको, इंडिया का मैप है, और ये आपको यहाँ से जो दिख रहा है इस तरह से, ये आपको क्या है, ये यहाँ ये नेपाल है दोस्तों। क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा नेपाल है, ये मैप में नेपाल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है। तो इसका भी करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेपाल हो जाएगा। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है नेपाल से जो कुछ भी वन लाइनर बन पाया है दोस्तों, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहे हैं। जैसे नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है, ये सभी लोग जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड है। राष्ट्रपति रामचंद्र पांडे हैं। अब आता है दोस्तों अगले का, नेपाल के तामांग समुदाय ने, किस समुदाय ने दोस्तों, तामांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। जैसे हम लोग यहाँ नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, उसी तरह से नेपाल में के तामांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट, कितना दोस्तों, 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। यानी आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है दोस्तों, तो नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूल घाट और सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। गाई यात्रा, कौन दोस्तों, गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। और नेपाल के पास T20 मैच में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसके पास है दोस्तों, तो नेपाल के पास है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है। तो आप फोटो देख कर आंसर का पता लगा लिए होइएगा कि किसने किया दोस्तों। तो अभी भारत ने संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की क्या किया है, अध्यक्षता की है। ये दोस्तों प्रेसिडेंट है रूबिका कम्बोज। इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों यह संपन्न हुआ है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो इस चेहरा सब लोग को पसंद होगा दोस्तों, सब लोग इस चेहरा से वाकिफ होंगे। तो दोस्तों अनिल कुंबले के बाद आर अश्विन यानी रविचंद्र अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट वाले क्लब में यह दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। पहले कौन है दोस्तों, अनिल कुंबले हैं। अब जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट किन्होंने लिया है। तो मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के हैं, इन्होंने 800 विकेट लिए हैं। कितना विकेट लिए हैं? 800 विकेट लिए हैं और टेस्ट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट इन्होंने लिया है। कुछ दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है, 800 ऑटोबायोग्राफी मुथैया मुरलीधरन 800 ऑटोबायोग्राफी मुथैया मुरलीधरन। नो स्पिन दोस्तों शेन वार्न जो कि यह ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर हैं, शेन वार्न। वाइड एंगल यह किनकी पुस्तक है? तो अनिल कुंबले की। वाइड एंगल अनिल कुंबले की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यह किसकी है दोस्तों? तो यह कपिल देव की है, कपिल देव की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की यह रचना है। तो कुछ रचनाएं हैं दोस्तों जिसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज का जो आखिरी सवाल है मेरा, जो वीडियो के लास्ट में पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा वन मित्र योजना शुरू किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उड़ीसा। इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है वीडियो के स्क्रॉल करने में, ऊपर नीचे ले जाने में, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। धीरे धीरे जिस तरह से अनुभव बढ़ता जाएगा उस तरह से इस सब में चीज़ों में सुधार होते जाएगा। टाइपिंग में भी देखें दोस्तों, आज के क्वेश्चन में 1-2 टाइपिंग में भी समस्याएं आई है, जो कि टाइपिंग होता है उसमें मिस हो गया है, गलती हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों में हम कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, धीरे धीरे सब में सुधार हो जाएगा और एक समय आपके सामने ऐसा आएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ अब कुछ आ रहा है। सब चीज़ों में सुधार होगा दोस्तों, सब्र बनाइएगा, धीरे धीरे सब चीज़ों में सुधार होगा। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका जो भी सुझाव होगा उसको दिल से खुलेआम कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।